जय हिंद। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में दोस्तों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा ना, वो आपको सेटलमेंट ही रहेगा। हमें सेटलमेंट जानना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास 12th में जब जाइएगा या आगे की क्लासेस में भी आपका यही इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रांसपोर्ट आप सब जानते होंगे कि 7th की एनसीईआरटी में कैसे दे रखा होगा ट्रांसपोर्ट, वही आपको बताएंगे। 4 ट्रांसपोर्ट आपके एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, यही बताना है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हो जाता है, ये आप सबको पता रहता है। एंड कम्युनिकेशन, आजकल तो हर किसी को ही पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो आपका रहेगा सेटलमेंट टॉपिक पे। सेटलमेंट को हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट है कि शाम को, जैसे मैंने आपको कहा था, सॉरी एक वीक डिले हो गया था, आपकी एनसीईआरटी की जो एमसीक्यू सीरीज़ आ रही थी, शाम को 7 बजे तक आपकी एमसीक्यू सीरीज़ आ जाएगी, जिसमें आज आपका टॉपिक होगा द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। हम क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका ज्योग्राफी का द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं। आप सबको अटेम्प्ट करना है, मैंने चैप्टर करवाया था वो, आप सभी को अटेम्प्ट करना है, कोशिश कीजिएगा। आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जब नेक्स्ट मैं आपको हिस्ट्री की जब एमसीक्यू कराऊंगा उससे पहले मैं आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। तुरंत वीडियो में मैं आपको आंसर्स नहीं दूंगा, आप सबको पहले अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर अपना। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है। देखिए, सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? सेटलमेंट्स वो जगह होती है ना जहाँ पे हम लोग, जो नॉर्मल लोग, आम लोग, ह्यूमन बींग्स होते हैं, लोग होते हैं, ये लोग अपने घर बनाते हैं। कहीं ना कहीं तो रहने के लिए छत चाहिए ना। अब पुराने टाइम में क्या होता था, अब वो भी हम पढ़ेंगे। पुराने टाइम में देखिएगा तो टेम्परेरी केव्स वगैरह में टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते थे कि केव्स वगैरह में रह रहे हैं, पेड़ पेड़ पे रह रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं। पर आज के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगी। परमानेंट सेटलमेंट्स देखिएगा तो आज से नहीं शुरू हुई हैं, ये कई हज़ारों सालों पहले, जब से एंशिएंट सिविलाइजेशंस आनी आपकी शुरू हो गई थी, तब से ही आपकी परमानेंट सेटलमेंट बननी शुरू हो गई थी। और आप सब भी जानते हैं कि जो एंशिएंट जो परमानेंट सेटलमेंट्स यानी सिविलाइजेशंस जो वगैरह आई थी, वो किसके किनारे स्थापित हुई थी? वो आई थी, सिविलाइज्ड हुई थी आपके एक नदी के किनारे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। फायर का आविष्कार फायर उन्होंने सीख लिया था, आग का की जानकारी उन्हें हो गई थी। फिर उन्हें एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में पता चल गया था। मेटल्स और औजारों वगैरह के बारे में उन्हें पता चल गया था। तो काफ़ी चीज़ें जैसे जैसे उन्हें पता चलती रहने लग गई, फिर उन्होंने एनिमल्स, पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। पहले वो हंटर गैदरर्स की तरफ अलग अलग जगह घूमते रहते थे। पर बाद में जैसे जैसे ये सब चीज़ें आई, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद क्या हो गए कि एक जगह इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट अपना बना लिया एंड वहीं रहने लग गए। आज भी जहाँ हम रहते हैं ये भी देखिएगा एक परमानेंट सेटलमेंट है। हम जहाँ आज रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आज यहाँ रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, 5 दिन बाद कहीं और चले गए, फिर 5 दिन बाद कहीं और चले गए, ऐसा तो नहीं है। पर पुराने टाइम पे होता था, हंटर गैदरर्स ऐसा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। भाई खाना नहीं मिलेगा तब क्या फ़ायदा रह के, तो केव्स में रह लिए, हंटिंग की, फल वल तोड़े खाए, उसके बाद कहीं और चले गए, जंगलों में रह लिए, पेड़ पे रह लिए। तो यही चलता था। तो सेटलमेंट्स का जनरली यही मतलब है कि हम लोग जहाँ अपने घर बनाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसे हम सेटलमेंट कहते हैं, जहाँ हम अपना घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। मैंने आपको अभी बताया कि पुराने काल में जब ह्यूमन बींग्स थे, जो एंशियंट हमारे जो जब एंशियंट सिविलाइजेशन से भी पहले, जब इंसानी सभ्यता शुरू हुई थी, उसके तुरंत बाद से इन्होंने क्या किया था, केव्स में रहना शुरू किया था। इन्होंने केव्स वगैरह में रहते थे, ट्रीज, पेड़ वगैरह पे रहते थे, क्योंकि जनरली वो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। उन्हें इतनी एग्रीकल्चर, फायर वगैरह के आविष्कार हुए नहीं थे, तो बस घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये होते थे आपके टेम्परेरी जो आपके सेटलमेंट्स वगैरह होते थे ना, ये होता था। When they started to grow crops and it became necessary to have a permanent home। देखिए यही चीज़ है ना यहाँ पे, जब उन्होंने फायर का आविष्कार कर लिया, क्रॉप्स कल्टीवेशन, उन्हें आगे एग्रीकल्चर की उन्हें नॉलेज होगी, तो उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट होम बना लिया। क्योंकि अब देखिए मेन चीज़ क्या होती थी, वो आदमी भटकते क्यों थे एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि खाने की नीड होती थी, हंटर्स होते थे, उन्हें खाना चाहिए होता था, खाना दे दो वो वहीं रह लेंगे। मेन चीज़ खाना होता था उस टाइम पे। जब
बाद में जाके ह्यूमन बीइंग्स ने एग्रीकल्चर की क्रॉप्स ग्रो कैसे करना है इन सब की नॉलेज जब ले ली, तो उसके बाद क्या हुआ वो उस जगह रहने लग गए। उस चीज़ों की देखभाल भी तो करनी है, जो वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स वगैरह लगाए हैं उनकी देखभाल करनी है, वहीं खाना खा रहे हैं, उसी के वहीं पे आप देखिएगा तो एनिमल्स को पशुपालन हो रहा है, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स। तो ये सब चीज़ें बाद में जैसे जैसे हम आगे गए तो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जो मानव थे वो बढ़ने लग गए थे। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल, द लैंड वॉज फर्टाइल। देखिए जो सेटलमेंट्स, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की जो आप सेटलमेंट्स देखेंगे तो उसमें क्या था, वो जो सिविलाइजेशंस वगैरह थी वो आपको ज़्यादातर पानी के किनारे ही मिलती थी, रिवर्स के किनारे ही मिलती थी। क्यों मिलती थी? एक तो वहाँ पे फर्टाइल था क्योंकि अलुवियल सॉइल वहाँ पाई जाती थी, और फर्टाइल होने के कारण क्या होता था, वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती थी। अगर वो पशु पालन कर रहे हैं तो उन्हें पानी मिल जाता था, वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। तो मेजर चीज़ें क्या थी, इंसान को चाहिए था पानी, खाना, ये सब चीज़ें मिल रही थी। बाकी उन्होंने फिर वहाँ पे घर वर बना लिया, अपना रहने लग गया। तो ये हो गई थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट की तरफ धीरे धीरे इंसान क्या हुआ था, बढ़ने लग गया था। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। धीरे धीरे क्या हुआ, जब आगे हम और गए, हमारे पास क्रॉप्स वगैरह हुई, बाकी चीज़ें हुई, मेटल्स वगैरह की नॉलेज हुई, उसके बाद जाके हमने क्या किया, ट्रेड वगैरह शुरू की, कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग में अपना हाथ आजमाया। तो क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट जो थी ना ये चारों तरफ फैल गई, मतलब लार्जर स्केल पे फैलाव शुरू हो गया था इनका। ठीक है, जो ये सेटलमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहले जाती थी, अब क्या हुआ, इन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट ढूंढा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो सेटलमेंट थी ह्यूमन सेटलमेंट, इसको लार्जर किया थ्रू ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। ये मैंने आपको बताया कि रिवर के किनारे आपकी एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस थी ये पनपी थी। जैसे देखिएगा तो इंडस रिवर के किनारे आपकी जो कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर तिग्रिस नदी है, इसके किनारे आपकी कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन आपकी यहाँ आई थी। फिर नाइल रिवर के आसपास देखिएगा तो आपके मिस्र की यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वो आई थी। फिर हुआंगे जो रिवर है आपकी चाइना में, तो यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो ये जो चार बड़ी सिविलाइजेशन थी ना ये आई थी, इन्होंने यहाँ पे भी देखिएगा तो रिवर के किनारे इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू की थी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो सेटलमेंट टॉपिक है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने सेटलमेंट समझा कि आखिर सेटलमेंट होता क्या है, परमानेंट भी मैंने आपको समझा, टेम्पररी भी समझा। अभी हम आगे और देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आजकल की सेटलमेंट्स देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक शब्द दे रखा था, डू यू नो में, साइट। आखिर साइट होता क्या है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स। वो देखिए अब आप घर बना रहे हैं तो आपको कोई ना कोई तो जगह चाहिए ही होगी ना, जगह चाहिए होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप हवा में घर बना लीजिएगा, पानी पे जाके घर बना लीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए होगी। तो जो जिस जगह आप चाहिए होती है, जहाँ पे आप अपनी सेटलमेंट को डेवलप कर रहे होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं साइट कहते हैं। ठीक है, द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। देखिए हम जब साइट चुनते हैं अपनी, हमें घर कहीं भी तो नहीं बना सकते ना, ऐसी जगह तो नहीं बना सकते ना जहाँ पे पानी ही नहीं है, या ऐसी जगह नहीं बना सकते ना जहाँ एकदम बारिश ही हो रही है। अगर हमें चॉइस मिलेगी तो हम उस जगह घर बनाएंगे जहाँ पे आपका फेवरेबल क्लाइमेट हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, लैंड सूटेबल हो और फर्टाइल सॉइल हो। ऐसी जगह पे हम अपना घर बनाना चाहेंगे जहाँ पे हमें सुविधा मिले। अब क्या हम ऐसी जगह घर बनाएंगे कि जहाँ पे हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही, तो वो होती है आपकी साइट होती है जो हम प्लेस चुनते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए, जहाँ पे हम अपना घर बार डेवलप करते हैं, घर बनाते हैं एक आइडियल कंडीशन देख के जहाँ हम रह सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए क्लाइमेट के। फिर ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत नेसेसरी होती, पानी ही नहीं होगा तो फिर क्या। अब ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पानी की किल्लत है, ठीक है, बाल्टियाँ लेके आप 30-30 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे साइट का ये मतलब दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पता है क्या, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है ना, हम आज क्या है ना, हम जानते हैं कि हम आज क्या हैं, पर हम क्या हो सकते हैं ना, ये शायद हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ये आप लोग पता कीजिए। ठीक है, आज आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर अब क्या हो सकते हैं ना, उस लेवल तक आपको दिमाग लेके जाना है आपका, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं। ठीक है, 99.9% लोग ऐसा सोचते ही नहीं है, वो क्या हैं आज बस इसी में खुश रहते हैं। ठीक है, पर क्या हो सकते हैं उन्हें पता नहीं रहता। तो ये आप सोचिएगा एक बार। ठीक है, पढ़ाई इसलिए कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, वीडियोस लेक्चर्स अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। आप
अगर आप बना सकते हैं वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर मैं सख्त खिलाफ होऊंगा कि अगर आप देखिए सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके सेव करते जा रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं है। आप सिंपल से अपने हाथ उठाइए, पेन पकड़िए और फटाफट से नोट बनाने शुरू कर दीजिए। नोट बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। अब एक और हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट की कुछ टाइप्स होती है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट और टेम्पररी सेटलमेंट मैंने आपको अभी बताया था। परमानेंट सेटलमेंट देखिए क्या होता है, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट। देखिए वहाँ वो जगह जहाँ पे हम ज़्यादा समय के लिए जब रहते हैं ना, जैसे आज है, हम आज अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी हर चीज़ अच्छी है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 2 दिन बाद यहाँ रहे, 2 दिन बाद नई जगह शिफ्ट हो गए, नहीं होता है ऐसा। तो इसे क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। जहाँ पे हम लंबे समय के लिए रहते हैं उसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। वही मैंने आपको बताया, ये ऐसी सेटलमेंट्स होती हैं, इलाका होता है जहाँ पे हम लोग जो होते हैं अपने घर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, रहने के लिए, ठीक है। टेम्पररी सेटलमेंट्स देखिए क्या होता है, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी, ठीक है। कुछ सेटलमेंट्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए हम वहाँ रहते हैं, ज़्यादा दिन के लिए टिकते नहीं हैं, तो ये टेम्पररी सेटलमेंट्स होती हैं। कैसे, इन दी सेटलमेंट्स पीपल लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, डेजर्ट्स वगैरह माउंटेनियस एरियाज में जो रहते हैं, वो शॉर्ट सेटलमेंट्स मतलब होते हैं, वो ज़्यादा देर के लिए वहाँ टिकते नहीं हैं, वो वापस आ जाते हैं। फिर जो आपके एंशिएंट टाइम में भी देखिएगा तो बंदे केव्स और ट्रीज में रहते थे, वो क्या था, आपका टेम्पररी सेटलमेंट था, खाना मिल रहा है, जब तक है, नहीं मिल रहा है भाग जाओ यहाँ से। तो बस यही वहाँ पे चलता था। अब कुछ और टाइप ऑफ सेटलमेंट देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्पररी सेटलमेंट, आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेटलमेंट में अगर देखिएगा तो एक और होता है आपका रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण जो आपके सेटलमेंट होते हैं ना, ग्रामीण सेटलमेंट, तो वो हमें देखना है। अर्बन सेटलमेंट जो फिर आपके शहरी सेटलमेंट्स वगैरह हो गए। देखिए ग्रामीण सेटलमेंट में रूरल सेटलमेंट में आप देखिएगा तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड इन रूरल एरियाज, जो सेटलमेंट जो रूरल एरियाज में हम लोग रहते हैं, जो सेटलमेंट पनपती है आपकी कहाँ पे, रूरल एरियाज में, गाँव में, तो उसे हम जनरली क्या कहते हैं, रूरल सेटलमेंट कहते हैं। एंड देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर 90% 95% आप गाँव आज देखिएगा तो वो क्या है, वहाँ पे आपको ऐसी सर्विसेज तो दिखेंगी नहीं कि जहाँ पे कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, फिर और भी अन्य सर्विसेज, 5 स्टार होटल्स वगैरह, तो ऐसी सर्विसेज नहीं दिखती हैं। फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी नहीं दिखेंगी। तो रूरल सेटलमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे वो लोग अपनी एंगेज रहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर आपको बहुत हद तक देखिएगा तो शहर में नहीं दिखता है, तो वहीं गाँव में अगर रूरल सेटलमेंट की तरफ आप जाइएगा तो एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर आपको दिखेगा। फिर फिशिंग जो होती है वो आपकी ज़्यादातर वहाँ दिखती है रूरल सेटलमेंट में। फॉरेस्ट्री हो गया, फिर क्राफ्ट्स वर्क हो गया, या ट्रेडिंग एक्सेट्रा हो गई, क्राफ्ट वर्क वगैरह क्या हो गई, ये आपका रूरल सेटलमेंट में ही दिखता है। वहीं अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड इन अर्बन, जो अर्बन एरियाज में जो सेटलमेंट पनपती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट। एंड अर्बन एरियाज में लोग किस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो गया, सर्विसेज कर रहे हैं, सर्विसेज यानी कोई टीचर्स वगैरह, फिर आपके कॉल सेंटर्स में लग गए, डॉक्टर्स वगैरह जो मतलब बड़े बड़े होते हैं। ऐसे नहीं डॉक्टर यहाँ पे भी रहते हैं रूरल सेटलमेंट से, पर जो बड़े लेवल पे रहता है ना वो अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है। रूरल सेटलमेंट में अगर जनरली आप जाके देखिएगा ना तो ये भी तरह तरीके के होते हैं। पहाड़ों पे जाइएगा, मतलब रूरल सेटलमेंट आपको खुला खुला सा दिख जाएगा। रूरल गांव में जाइएगा तो खुला एरिया रहता है, हम क्यों कहते हैं गांव में शुद्ध हवा आ रही है, खुला एरिया। वहीं अर्बन एरियाज में आप जाइएगा तो घर तो चिपके पड़े हैं। आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाती हैं 10-10 माले की, ठीक है, 5-5 माले की, ठीक है। उसमें भी एक माले पे पता चल रहा है कि 4 फ्लैट्स हैं, ठीक है, उसमें आसपास रह रहे हैं। तो अर्बन सेटलमेंट में क्राउड इतना बढ़ गया है तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है। अब वहीं ये देखिए रूरल एरिया की अगर इमेज देखिएगा तो कितनी शानदार इमेज है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने दूर दूर घर बना रखे हैं। वैसे ज़्यादातर एरियाज रूरल एरियाज में भी ऐसा नहीं होता है, पर देखिए खुलेआम है। एंड वहीं शहर में देखिएगा तो चिपके रहते हैं घर बार एकदम चिपके रहते हैं। वहीं इसी को तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है ना कि एकदम पास एकदम चिपका चिपका के घर बना रखे होते हैं एकदम। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आपको दिख जाएगा एक घर के बाद दूसरे घर, मतलब बहुत आसपास इतने घर होते हैं ना, क्योंकि फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड वहाँ अवेलेबल होता है, तो आसपास में ज़्यादा घर बना। अब देखिए जहाँ आप रहते दिल्ली वगैरह इलाके में, यहाँ पे मुंबई वगैरह में इलाके में देखिए तो फ्लैट सरफेस है, लोगों ने धड़ाधड़ घर बनाया, आसपास घर एकदम चिपके चिपके घर है, मतलब आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। वहीं जो आपका एक या आपका इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ आसपास आपको ज़्यादा सेटलमेंट देखिए, क्राउड की अवेलेबिलिटी, क्राउड ज़्यादा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर बार की मतलब घनत्व तो देखिए इतने बिल्डिंग्स बन रखी हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से आपका।
एंड वहीं एक होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है, ये होता है आपका जहाँ पे देखिए पहाड़ी इलाकों में आप जनरली देखते होंगे ना कि पहाड़ी इलाकों में देखिएगा तो उसमें क्या होता है ना, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो लोग आसपास इतना आजू बाजू घर नहीं बनाते हैं। किसी ने यहाँ घर बना लिया, कोई 50 मीटर आगे जाके यहाँ बना रहा है, कोई फिर उसके 50 मीटर पीछे जाके यहाँ बना रहा है, तो यही चलता रहता है। दूर दूर थोड़े बहुत घर बनते हैं एरिया, तभी तो गांव के घर थोड़े बड़े होते हैं। शहरों में आपको उतने बड़े घर नहीं मिलेंगे, गांव में मोस्टली आप देखिए, मोस्टली क्या नहीं दिखते हैं आपको, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी नहीं दिखेंगी जहाँ पे आपको फ्लैट सिस्टम दिखेगा जैसे आपको शहरों में दिखता है। तो इसे हम स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपने आई होप कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट समझा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दे रखा था ग्लोसरी में, ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। इसे क्या होता है ना, ये ट्रांसह्यूमन्स होता है कि एक सीजन वाइज जब ना आम जो लोग होते हैं वो मूव करते रहते हैं सीजन टू सीजन। क्यों? पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जो लोग एनिमल्स जिनके पास होते हैं, जो एनिमल्स को चढ़ाते हैं, वो लोग क्या होता है सीजन टू सीजन चेंज करते रहते हैं अपनी जगह। जैसे अगर गर्मियों के सीजन में ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं क्योंकि घास पाई जाती है, तो इनके भेड़ बकरी जो होंगे घास खा लेंगे। एंड सर्दियों में क्या होता है, ये पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं। क्यों? बर्फ़ पड़ रही है भाई, जम जाएंगे, इनकी भेड़ बकरियाँ मर जाएंगी ठंड से। तो ये होता है आपका ट्रांसह्यूमन्स होता है। आपने आई होप ट्रांसह्यूमन्स समझ लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेटलमेंट जो टॉपिक था ना, बड़ा तो ये भी नहीं था, कुछ टर्म्स वगैरह थे जैसे आपको कॉम्पैक्ट स्कैटर्ड सेटलमेंट, ज़्यादा इसमें भी नहीं दे रखा थे। देखो दोस्तों, 7th की टेक्स्ट बुक है, ज़्यादा इसमें नहीं दे रखा है। आगे जब चैप्टर्स में आपको आएगा सेटलमेंट्स वगैरह, और आगे की क्लासेस में भी आएंगे तो आपके तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में हाईली हम स्टडी करेंगे। फिर आपका देखिए ट्रांसपोर्ट भी जो पार्ट है वो भी हाईली हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वही अभी हम करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट देखते हैं। देखिए द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 4 मेजर जो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, इन्हीं के बारे में दे रखा है। तो यही हम देखना है कि आपको तो ये सब पता ही है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इन सब के बारे में पता रहता है, पर चलिए फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। आपको भी पता है कि हमारे देश में कितने नेशनल एंड स्टेट हाईवेज हैं, तो उसी में से देखिए द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। हमने आपको भी पता है कि आजकल हम कंस्ट्रक्शंस करे जा रहे हैं एक्सप्रेस वे के लिए कि फास्ट मूवमेंट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। वहीं देखिएगा तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब यानी चार जगहों को जो कनेक्ट करता है उसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो हाईली पॉपुलेटेड एंड मेट्रोपॉलिटन, जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ देखिएगा तो दिल्ली, मुंबई, जो चेन्नई और कोलकाता, इन सिटीज़ को आपका कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रोडवेज क्या होता है। रोडवेज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड। आपको भी पता है मोस्ट कॉमनली आप घर बाहर से निकलते हैं, सब्जी वब्जी लाना है तो आप रोड्स का यूज़ करते हैं, कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है तो रोड्स का यूज़ करते, मतलब मोस्ट कॉमनली जो आप शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए यूज़ करते हैं ना, वो रोड्स यूज़ करते हैं। रोड्स आपके जनरली 2 तरीके के होते हैं, या अनमेटल्ड होते हैं, मेटल्ड या मेटल्ड होते हैं। मेटल्ड क्या होता है? पक्का रोड जिसे हम जनरली कहते हैं, गांव वगैरह के इलाके में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मेटल्ड आपको जनरली शहरी इलाकों में देखने के हाईवेज वगैरह होगी, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्ड रोड्स होते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। प्लेन एरिया में देखिएगा तो रोड की डेंसिटी आपको बिल्कुल हाई देखने को मिलेगी। रोड्स हैव ऑल्सो बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स। रोड्स आपको देखिए हाई टेरेन्स या जो एकदम टफ टेरेन्स होती है ना, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे डेजर्ट्स के एरिया हो गए, फॉरेस्ट के एरियाज़ हो गए, माउंटेन्स वगैरह में हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो मनाली ले हाईवे हिमालयन माउंटेन्स में है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। जो मनाली ले हाईवे जो आपका हिमालयन माउंटेन रेंजेस में पड़ता है, ये दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज में से एक है, ठीक है। हाईएस्ट रोडवेज में से एक है। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ। आपने दिल्ली वगैरह के इलाके, जो दिल्ली में रहते होंगे, कितने सारे यहाँ पे अंडरवेज आपको अंडरपाथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अंडरवेज भी रोड बनने लग गए हैं, ठीक है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेज स्ट्रक्चर्स। फ्लाईओवर्स भी आपको दिल्ली में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जो बंदे दिल्ली में रहते हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह, बुल ब्रिज वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रोडवेज। अब वहीं रेलवेज देखिएगा तो क्या है, अब यहाँ पर एक डू यू नो हम देख लेते हैं। द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs at an altitude of 4000 मीटर above sea level and the highest point is 5072 मीटर। देखिए एक ट्रेन है जो आपकी जाइनिंग से लेके लहासा तक चलती है, कितनी हाइट पे? अल्टीट्यूड जैसे हम कहते हैं 4000 मीटर अबव सी लेवल, और कितनी हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकती है? 5072 मीटर। सोच लीजिए कितनी ऊंचाई पे चलती है ट्रेन।
अब वही रेलवेज का देखिएगा तो रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। देखिए रेलवेज क्या है ना, एक तो ये पता है अब रोडवेज से क्या होता है ना कि आप जल्दी नहीं जा सकते किसी प्लेस पे। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में हैं और आप लोग को जाना है पटना, मान के चलिए बिहार जाना है, तो 1000 किलोमीटर रफली अगर मान के चलिएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। एंड उसमें अगर आपको कुछ सामान वगैरह हैवी लेके जाना है तो दिक्कत आती है। वहीं रेलवेज में आपको कैरी करने में हैवी गुड्स आसानी होती है एंड आप जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। किसी डिस्टेंस जाना है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जल्दी का ये मतलब नहीं है कि 2-3 घंटे में, ठीक है, मतलब फिर भी उस रोडवेज के मुकाबले, जो रोड वगैरह के होते हैं उनके मुकाबले आप जल्दी पहुंच जाते हैं ट्रेन से। एंड पहली बात तो इसका खर्चा बहुत कम आता है, रेलवेज आपको एकदम चीप मिलते हैं, तो आप चलिए पहुंच जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्ड इन स्पीडी रेलवे डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन स्टीम इंजन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत मदद की थी आपकी रेल जो डेवलपमेंट थी, इनकी स्पीड वगैरह की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। आजकल के टाइम पर देखिएगा तो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स ने भी रिप्लेस कर दिया इन्हें। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक दी जर्नी फास्टर। अब आजकल देखिएगा तो बुलेट ट्रेन्स भी हैं, ठीक है, जल्दी आपको इंडिया में भी बुलेट ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या इन्होंने और जर्नी को क्या किया है ना, मतलब समय बचा लिया। जो जर्नी आपकी 12 घंटे की होनी थी मान के चली, तो हो सकता है वो 8-9 घंटे में हो जाए, तो कुछ समय बचा लिया, जर्नी फास्टर हो गई है। द रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। जो रेलवे का जो नेटवर्क है आप जनरली देखिएगा ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको रेल नेटवर्क उतना हाईली नहीं दिखता, उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा हैवी मतलब पहाड़ी इलाका है, या फिर आप हिमालयन रेंजेस में जितने भी आपके स्टेट्स पड़ते हैं। पर वहीं अगर आप प्लेन एरियाज पे आ जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको जो रेल नेटवर्क है ना एकदम बढ़िया से दिखेगा और वेल डेवलप्ड दिखेगा, क्योंकि प्लेन एरियाज में आसानी होती है इन सब कंस्ट्रक्शनल जो वर्क्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये सब आसान होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवेज लाइन्स इन डिफिकल्ट माउंटेन्स टेरेन्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये वही बात है कि टेक्नोलॉजी स्किल्स वगैरह के हिसाब से हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, इनकी मदद से हमने माउंटेन टेरेन, हाई टेरेन्स में भी देखिएगा तो आपके रेलवेज बनाने शुरू कर दिए थे। बट दीज आर मच फ्यूअर नंबर कम है इनके। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। अगर इंडियन रेलवे नेटवर्क देखिएगा तो एक तो वेल डेवलप्ड है और इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे भी एक डू यू नो का फैक्ट दे रखा है, हो सकता है कभी ना कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, इसका ज़्यादा चांसेस नहीं रहते पर पूछ सकते हैं, क्योंकि पता है इन सब पे गौर नहीं रहता हमारा। अब यहाँ पे एक देखिएगा एक रेलवे लाइन है जो आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसे हम कहते हैं, इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में सबसे लंबी अगर देखिएगा ना तो रेलवे लाइन है ये, जो क्या होता है कनेक्ट किसको करती है, रेलवे सिस्टम है सेंट पीटर्सबर्ग। आप देखिएगा तो रशिया के एकदम यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अगर आप देखिएगा यहाँ पे दिखेगा। एंड वहीं कहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक इन द पैसिफिक कोस्ट। एकदम ये देखिएगा तो पूरी रशिया नाप देता है एकदम यहाँ से, और व्लादिवोस्टोक के पास आके रुकता है। मतलब सोच लीजिए इतने में तो 2 इंडिया फिट आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बड़ी तो सिर्फ इनकी रेलवे रूट है। अब देखिए कितना बड़ा है। तो एक फैक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अच्छा था, मज़ेदार फैक्ट था, अच्छा लगा। अब एक होता है वाटरवेज क्या, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए आज का टाइम नहीं है, वाटरवेज एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है कि हम वाटरवेज को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मैं कुछ सामान वामान भेजना है, कार्गो मतलब सामान वामान के लिए, ट्रेड वगैरह की फैसिलिटीज़ के लिए आपके लगातार आपके वाटरवेज का इस्तेमाल होता रहता था। वाटरवेज आर दी चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर वाटरवेज आपका देखिएगा एक तो चीपेस्ट होते हैं, ऊपर से ये हैवी एंड बल्कि गुड्स कैरी कर सकते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। 2 टाइप्स ऑफ देखिएगा तो मेनली आपके वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स तो आपको पता है, पर इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र भी हो गई, ये नदियाँ हो गई, इनके थ्रू भी आपके कुछ सामान वगैरह जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज हो गए। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। फिर नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स देखिए इनको इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिएगा इंडिया में जो इंपॉर्टेंट आपकी इनलैंड वाटरवेज है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में। फिर नाइल रिवर इन अफ्रीका, ये कुछ आपके इनलैंड वाटरवेज के एग्जाम्पल हो गए। फिर सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सी रूट्स का जनरली इस्तेमाल उसी लिए होता है कि आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप कुछ हैवी मटेरियल, हैवी
प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, गुड्स वगैरह, बल्की गुड्स हो गए या कुछ मर्चेंडाइज हो गए एंड गुड्स हो गए, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी आती है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद दी पोर्ट्स, और ये जो रूट्स होते हैं किससे कनेक्ट होते हैं? पोर्ट्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कुछ आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिंगापुर, मुंबई इन सिंगापुर एंड मुंबई कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आपके एशिया में। फिर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, फिर आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट दिख जाएंगे, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। फिर रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका। बताइए रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? ठीक है। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वैसे अफ्रीका लेकर रखा है कंट्री साउथ अफ्रीका। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया एंड लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। अब बताइए रोटरडैम कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए रोटरडैम कहाँ पे है इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे रियो डी जेनेरियो बताइए कौन सी कंट्री में है एंड रोटरडैम बताइए कौन सी कंट्री में है, तो आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। अब एयरवेज देखते हैं हम। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए हाल ही के 20th सेंचुरी जब शुरुआत हुई थी तो उसमें क्या था कि हालिया में एयरवेज को क्यों हम कहते हैं कि फास्टेस्ट एकदम देखिएगा तो दूर के लिए अगर आपको कहीं जाना हो तो फटाफट जो बिहार आप पटना मान के चलिए, आप रफली अगर 12-13 घंटे लगते हैं आपको ट्रेन से, तो ये 2-3 घंटे में हो सकता है आपको पहुंचा दें, 3 घंटे के आसपास में आपको कहाँ बिहार पटना पहुंचा दें एकदम फ्लाइट से, तो फास्टेस्ट है। ठीक है, एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज के टाइम पे। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, एंड सबसे एक्सपेंसिव भी है। क्यों है एक्सपेंसिव है? क्योंकि इनकी फ्यूल की कॉस्ट हाई आती है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। देखिएगा तो एयर ट्रैफिक जो होता है ना, आपको कई बार आपने सुना होगा कि इतनी फ्लाइटें रद्द होगी, वो फ्लाइटें रद्द होगी। क्यों होता है? एडवर्स वेदर, जब देखिए खराब मौसम हो, वेदर हो, फॉग हो या स्टॉर्म चल रही होती है, आंधियाँ चल रही हैं, तो उसके कारण ये एयर जो वेज भी होती है आपकी अफेक्ट होती हैं। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. ठीक है, अब ये देखिए इनका भी बड़ा काम है। ये ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर जा सकती है मोस्ट रिमोट एरियाज में। हेलीकॉप्टर्स वगैरह आप लेके चले गए, प्लेन के लिए तो आपको नहीं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह लेके चले गए किसी रिमोट एरिया में जहाँ पे आपके रेलवेज भी नहीं है, रोड्स भी नहीं है, तो इनका ये भी फ़ायदा है। अब प्लेन लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे इतना भी नहीं है। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people. आप जनरली देखे होंगे कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर घटता है तो उस टाइम पे प्लेन्स आपको नहीं दिखते हैं, उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिखते हैं, एंड यही हेलीकॉप्टर्स मदद करते हैं उस एरिया में आपको पीपल्स को रेस्क्यू करने में। तो इनका बहुत काम पड़ता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन लोगों को जो लोग उन कैलेमिटी से प्रभावित हुए थे। फिर वाटर अवेलेबल कराया जाता है, क्लोथ्स एंड मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देखिएगा पूरी दुनिया में, तो दिल्ली में है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, IGI एयरपोर्ट। मुंबई में है, फिर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। अब जल्दी फटाफट बताइए कि कायरो जो है कौन सी कंट्री का कैपिटल है? ठीक है, कायरो जो है कौन सी कंट्री का कैपिटल है? फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, एकदम मतलब बवाल मज़ा आया होगा आपको। अगर थोड़ा सा आसान भाषा में आपको कहूँ तो बस आज का चैप्टर आपका यही था, छोटा सा चैप्टर था। मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट देखिएगा तो सेटलमेंट्स का एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एंड देखिए एरिया इंपॉर्टेंट था सेटलमेंट्स का, पर वो उतना नहीं था, उतनी क्वांटिटी में नहीं था इस चैप्टर में। होगा आगे वाले चैप्टर्स, आगे क्लासेस में हम जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सब भूलिएगा मत कि आज शाम को 7 बजे आपको पहला लेक्चर देखने को मिलेगा MCQ सीरीज़ का नॉलेज कैसल की तरफ से, जो आपका आएगा द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, जो हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उस पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, अटैम्प्ट कीजिएगा तभी पता चलेगा कि आप कहाँ तक प्रोग्रेस हुए हैं। वैसे देखिएगा द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम है ना, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी जो उन चैप्टर से मैंने MCQs उठाए हैं वो उसी चैप्टर से हैं। कुछ ऐसा नहीं लिया कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अगर हम अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे तो बाहर से कुछ डाल दिया, या ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे, नहीं, सिर्फ चैप्टर से उठाए हैं, आपको वही आंसर्स देने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखा है तो यार शेयर तो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रो करना है, साथ में ग्रो करेंगे, हम सब मिल के ग्रो करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, फिलहाल अगर आप हाल ही में देखिएगा तो काफ़ी वीडियोस आपकी लेट आ रही थी, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, एंड थोड़ा काम भी ज़्यादा था, ठीक है, पर आपकी अब डेली वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। अब कमाल होने वाला,
आप बस सपोर्ट कीजिए, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज हम अपना इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल आपको हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ जो आपका चैप्टर है ये पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर होगा ना आपको दोस्तों, मैं अभी बता दूँ पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री का। फर्स्ट सेकंड 2-3 पार्ट, 1-2 पार्ट्स लगेंगे, 2 पार्ट्स लगेंगे मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 2 पार्ट्स में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा वो चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है तो जिन पर मैं ज़्यादा फोकस डालना चाहता हूँ। अगर एक साथ मैंने पूरे चैप्टर पढ़ा दिए तो हो सकता है कि आप भी बोर हो जाएं, तो इसलिए बोर ना करते हुए कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर देंगे उसको एंड अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे शाम को, एक वीडियो लेक्चर आएगी आपकी MCQ की शाम 7 बजे एग्जैक्ट। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।